Good morning, students. In this lecture, we will going to discuss the mathematical explanation of Naive Bayes classifier algorithm. ठीक है, किस तरीके से इसका मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है, मैथमेटिकल वर्कआउट होता है Naive Bayes एल्गोरिथम में, वो अब हम आज पढ़ेंगे. So, according to the Naive Bayes theorem, according to the Bayes theorem, we have already discussed the formula which is based on the probability. तो which is nothing but P A upon B equals to P B upon A multiply by probability of A divided by probability of B. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, लेकिन इसमें अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स और अकॉर्डिंग टू द बेस थ्योरम ये क्या कहती है वो देखते हैं. सो व्हाट इट सिग्निफाइज. So above equation gives the basic representation of the base theorem where A and B are two events. ठीक है, तो A और B बेसिकली दो इवेंट्स हैं. मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि B जो मेरा इवेंट है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है और A जो मेरा इवेंट होगा उसका मैंने एक एजम्पशन बनाया, उसकी एक हाइपोथेसिस बनाई है और उसके बेसिस पे मैं प्रोबेबिलिटी चेक करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ माई प्रीवियस इवेंट कि वो क्या है, वो सही है कि नहीं है. In the previous lecture, we have already discussed the likelihood probability also. Likelihood क्या होती है और probability क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया. तो probability basically प्योरली मैथमेटिक्स होती है, लेकिन अगर मेरे को कुछ और पैरामीटर्स चाहिए होंगे जो किस तरीके से वेदर कंडीशन है, जैसे मैंने आपको एक पिच का बताया था, तो अगर जब डिफरेंट पैरामीटर्स को ऐड कर देते हैं तो लाइकलीहुड बन जाता है. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, P A upon B is the conditional probability that event A occurs given that B has occurred. ठीक है, अभी जब मैंने आप लोगों को ये फार्मूला समझाया था, जब A upon B हमारा क्या था, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी था, मतलब जो हमारा आउटपुट चाहिए वो था. लेकिन अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म में बात करूँ तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इट इज़ बेस्ड ऑन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन विच B इवेंट इज़ ऑलरेडी अकर्ड और हमें अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है इवेंट A की occurrence की. So this is also known as posterior probability. उसके बाद P probability of A and probability of B are probability of A and B are without regards of each other. ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था जो इनपुट मेरे पैरामीटर्स होंगे दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. अगर वो होंगे भी, अगर उनमें कोरिलेशन, तो भी हमें यही एज्यूम करना है कि दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर. Probability B upon A is the conditional probability that event B occurs given that A has already occurred. तो बेसिकली जो बेस थ्योरम है वो उसका जो बेसिस है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि पहले से कोई एक इवेंट अकर हो चुका है, उसके बाद जो दूसरा इवेंट अकर होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो चेक करना होता है. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, अगर मेरे पास 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 रेड बॉल्स हैं, तो अगर मेरे को ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी चेक करनी होगी तो सबसे पहले इवेंट, मतलब अगर बी इवेंट की बात करूँ तो सबसे पहले इवेंट में होगी वो 1/5. लेकिन जब मैं उसके दूसरे इवेंट की बात करूँगा तो जो मेरी पहली ब्लैक बॉल होगी वो निकल चुकी होगी. तो मेरे पास 3 ब्लैक बॉल्स थी, तो वो हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2. और टोटल जो मेरी बॉल्स थी वो कितनी थी, अब 5 थी पहले, और अब ब्लैक एक निकल गई तो वो 5 - 4 हो जाएगी. तो अब जो मेरी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ब्लैक बॉल की, हो जाएगी 2/4. दैट मीन्स कि 1/2. So that is the conditional probability. Now from the machine learning perspective, Naive Bayes classifier का क्या मतलब है. Consider the previous equation again. Now assume that A is response variable and B is the input attribute. अब मैं क्या कर रहा हूँ कि A को तो मैं मान रहा हूँ आउटपुट वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी बोल सकते हैं या मेरा टारगेट वेरिएबल भी बोल सकता हूँ, और B इज़ कंसिडरिंग एज अ इनपुट एट्रीब्यूट, मतलब कि इनपुट मेरा जो वेरिएबल होगा वो B है. So according to the equation we have P A upon B which is a conditional probability of the response variable. तो जो P A upon B है, जो मेरा posterior है, it is nothing but the conditional probability of the response variable belonging to the particular value given the input attributes. तो basically probability A upon B is nothing but my outcome, or we can say that the target variable या response variable. P A probability of A is the prior probability of the response variable. जो P A है, मतलब probability of A है, वो मेरी prior probability है of the response variable. Response variable again it is nothing but my y. P B is the probability of training data or the evidence. तो training data मेरा क्या होगा,
पी बी होगा विच इज़ नथिंग बट माई एक्स। पी बी अपॉन ए इज़ ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज लाइकलीहुड ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। तो जो पी बी अपॉन ए है वो मेरी लाइकलीहुड होगी ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। तो पोस्टीरियर, तो जो मेरी इक्वेशन बन के आएगी फ्रॉम द मशीन लर्निंग प्रोस्पेक्टिव, या फिर मैं अगर इसको डिफरेंट वे में करूँ तो पोस्टीरियर इक्वल्स टू प्रायर मल्टीप्लाई बाय लाइकलीहुड अपॉन एविडेंस। तो पोस्टीरियर हो जाएगा मेरा पी ए अपॉन बी, प्रायर हो जाएगा मेरा पी ए, लाइकलीहुड हो जाएगा मेरा पी बी अपॉन ए, और डिवाइडेड बाय एविडेंस हो जाएगा मेरा पी बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी। सो आई होप के यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब क्या, इस कंडीशन को मानते हुए मुझे क्या करना है कि मैंने एक डेटा सेट लिया जिसको मैं बोलता हूँ x, जो मेरा होगा x1 x2 x3 अप टिल xn। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा डेटा सेट है। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, इन डेटा सेट को इन वैल्यूज़ के अंदर पुट करूँगा। तो वो हो जाएगा पी वाई अपॉन x1, क्योंकि जो a है वो मेरा y है। मैंने यहाँ पे देख लिया, जो मेरा पी ए है वो y है और पी बी जो है वो मेरा x है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब पी वाई अपॉन x1, ठीक है, और अप टू कहाँ तक चलेगा ये, एक्स टू एक्स एन तक चलेगा ये। ठीक है, और इक्वल्स टू पी एक्स वन अपॉन वाई, पी एक्स टू अपॉन वाई टिल पी एक्स एन अपॉन वाई तक चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा मल्टीप्लाई बाय पी वाई। पी वाई मेरा क्या है, पी वाई इज़ नथिंग बट माई पी ए। ठीक है, जो मेरा पी है वो क्या है, वाई है, तो मल्टीप्लाई बाय पी वाई कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाय पी एक्स वन। अब पी भी मेरा क्या है, एक्स वन है, मतलब एक्स है, इनपुट वेरिएबल है, तो पी एक्स वन एक्स टू टिल एक्स एन। फिर से मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स, अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ कि इन वैल्यूज़ को अब मैं मशीन लर्निंग के प्रोस्पेक्टिव में देखने जा रहा हूँ। तो मैंने एक डेटा सेट को कंसिडर किया जिसका नाम है एक्स, और जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं ये मेरे क्या हैं, ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। इनको मैंने कंसिडर कर लिया x1 x2 x3 टिल xn। ठीक है, अब मैं इन वैल्यूज़ को किस में पुट करूँगा, जो मेरी अबव जो बेस थ्योरम है उसके अंदर पुट करूँगा। तो मैंने लिख दिया पी वाई अपॉन x1। ठीक है, अब ये टिल कब तक चलेगा, x1 x2 टिल xn तक। ठीक है, क्योंकि y तो मेरा एक ही होने वाला है, जो मेरा रिस्पॉन्स वेरिएबल है, जो मेरे y की वैल्यू है वो तो हमेशा एक ही रहने वाली है, लेकिन जो मेरे इनपुट वेरिएबल्स हैं वो मेरे अलग अलग हैं। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, यही सारी वैल्यूज़ इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। तो ए की जगह मैंने पुट कर दिया y। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ ए तो है मेरा y, ठीक है, बी है मेरा x वो हो सकता है x1 2 3 4 टिल xn। ठीक है, और बस ये दो चीज़ें हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को मुझे वैल्यू में पुट करना है, जो मेरा बेस थ्योरम है उसके अंदर पुट करना है। तो मैंने लिख दिया y डिवाइडेड y अपॉन x1 x2 x3 टिल xn। ये मेरी हो गई बेसिकली, ये क्या है, ये अपॉन नहीं है, ये a अपॉन b है, मतलब प्रोबेबिलिटी का a अपॉन b है, डिवीजन का नहीं है। सो इक्वल्स टू पी x1 अपॉन वाई, पी x2 अपॉन वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 अपॉन वाई टिल कब तक करनी है मेरे को, पी xn अपॉन x तक करनी है। तो कब तक चलेगा ये, जब तक कि मैं सारे एट्रीब्यूट्स को डिवाइड नहीं कर लूँ। अब मल्टीप्लाई बाय क्या करना है मुझे, पी ए मल्टीप्लाई करना है, तो पी ए की जगह मैंने लिख दिया पी वाई, फिर डिवाइडेड बाय पी बी लिखना है, तो पी बी मेरा क्या है, पी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री टिल एक्स एन। ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैंने क्या करा है, पी वाई को कॉमन ले लिया, क्योंकि पी वाई मेरा हमेशा कॉन्स्टेंट होने वाला है, और मल्टीप्लाई बाय ये जो मेरा पी वाई है इसको तो मैंने अलग लिख लिया, और मल्टीप्लाई बाय पाई फ्रॉम आई इक्वल्स टू ज़ीरो टिल एन। ठीक है, पाई इज़ नथिंग बट द समेशन, साइन समेशन है जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं। और यहाँ क्या कर दिया मैंने, पी एक्स आई, अब एक्स वन टू थ्री फोर टिल एक्स एन को क्या कर दिया, एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स आई अपॉन वाई। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स वाई अपॉन वाई, तो मतलब जो ये वाला पार्ट था, इस वाले पार्ट को मैंने पी एक्स आई अपॉन वाई कर दिया, यहाँ लिख दिया समेशन, और प्रोबेबिलिटी के केस में उसको पाई की तरह यूज़ करते हैं फ्रॉम आई इक्वल्स टू ज़ीरो टू एन तक, और फिर डिवाइडेड बाय पी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, जो ये पार्ट है फिर मेरा, ये मैंने डिवीजन में यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, पी वाई जो है, पी वाई को मैंने यहाँ पे लिख दिया, पी वाई को लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाय समेशन, जो मेरा ये वाला पार्ट है इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इसको किस तरीके से लिख दिया, एक्स वन एक्स टू एक्स एन को लिख दिया मैंने, डिनोट कर दिया एक्स आई से, तो पी एक्स आई अपॉन वाई कर दिया, डिवाइडेड बाय पी एक्स वन एक्स टू टिल एक्स एन। अब देखिए क्या होता है, देखिए हियर डिनोमिनेटर वैल्यू विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। ठीक है, जो मेरी
पी x1 x2 x3 और टिल xn की जो वैल्यू है वो हमेशा मेरी कांस्टेंट होने वाली है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पी वाई अपॉन x1 x2 x3 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ y अपॉन x1 x2 x3 टिल xn इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी वाई मल्टीप्लाई बाय ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ आ गया, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ये इस तरीके से होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू आर्ग्यूमेंट मैक्स y, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू होगी y की वो पी वाई मल्टीप्लाई बाय पाई आई रेस टू आई इक्वल्स टू ज़ीरो टिल एन पी एक्स आई वाई। मतलब कि इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, मतलब या तो ज़ीरो और वन। अब ज़ीरो और वन के केस में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, मतलब जो वन के क्लोज होगी, वो मेरा पी वाई होगा मल्टीप्लाई बाय पाई आई इक्वल्स टू ज़ीरो टिल एन पी एक्स आई अपॉन वाई। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह का ये जो मेरी इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड हो जाएगी। तो बेस थ्योरम को मैंने इस वाले पार्ट में सिंप्लीफाई कर दिया फ्रॉम द मशीन लर्निंग पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ। केस स्टडी हम यहाँ पे करते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर केस स्टडी है। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक आउटलुक वेरिएबल है, एक टेम्परेचर वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, तो हम देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं आउटलुक को देखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ सनी। तो सनी होगा तो यस और नो, ये दो क्लासीफायर होंगे मेरे। तो जिसका मैंने लिखा हुआ है 2 और 3 वैल्यू, 4 0 वोल्ट वैल्यू ओवरकास्ट की लिखी है, रेनी की 3 और 2 लिखी है, और टोटल लिखा है मैंने 9 और 5। तो बेसिकली मेरा क्या है कि यस के लिए जो मेरा टोटल है वो 9 है, और नो के लिए मेरा जो टोटल है वो 5 है। अब मेरे को निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई निकालने के लिए क्या होगा कि मैं, मतलब यस की प्रोबेबिलिटी ऑफ यस की मुझे निकालनी है, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा 2/9। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन निकालनी है तो लिख दूंगा 3/5, क्योंकि 3 मेरा नो की प्रोबेबिलिटी है सनी के लिए, और टोटल प्रोबेबिलिटी से उसको डिवाइड करूँगा। तो किसी भी पर्टिकुलर इवेंट की जब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो उस डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स से निकालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया सनी, तो 3/5, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6। तो इसी तरीके से मैं टोटल, अब यहाँ मैंने ओवरकास्ट लिया है तो ओवरकास्ट हो जाएगा 4/9, और यहाँ पे हो जाएगा 0/5। रेनी होगा तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो इस तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो निकाल लूँगा। उसी तरीके से मैं टेम्परेचर लूँगा। टेम्परेचर मेरा तीन तरीके का टेम्परेचर रहने वाला है, एक तो हॉट, एक माइल्ड और एक कूल। अगर हॉट रहेगा तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/9। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ टोटल 9 है और यहाँ पे भी 5 है। तो यस की जो प्रोबेबिलिटी हॉट के केस में हो जाएगी वो 2/9, और नो के केस में हो जाएगी 2/5। फिर माइल्ड के केस में हो जाएगी 4/9, और नो की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। कूल के केस में यस की प्रोबेबिलिटी होगी 3/9, और पी की प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इवेंट अकर हो चुका है। ठीक है, अब मेरे को अब ये टोटल यस की प्रोबेबिलिटी और नो की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पे मैंने निकाल ली। तो ये बस तीसरी एक टेबल है जिसमें मैंने यस की प्रोबेबिलिटी 9 है, नो की प्रोबेबिलिटी 5 है, तो 9/14 और 5/14 निकाल ली। ठीक है, अब आप देखिए, अब मैंने हाइपोथेसिस बनाई है कि टुडे सनी और हॉट है। ठीक है, आज मान लीजिए, मतलब ये मेरी हाइपोथेसिस है, दिस इज़ टुडे इज सनी एंड हॉट। तो सनी मेरा जो है x1 है, और हॉट जो है वो मेरा x2 है। तो क्या मुझे खेलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस क्या होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्या होगी वो हम देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टुडे, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस अपॉन टुडे, तो ये क्या मेरा हो गया PA/B। ठीक है, P सनी अपॉन यस, ये मेरा क्या हो गया PB/A। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय P हॉट यस। ठीक है, P सनी ऑफ यस एंड P हॉट अपॉन यस। तो ये जो मेरा होगा, ये मेरा x1 की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये मेरी x2 की प्रोबेबिलिटी हो गई, डिवाइडेड बाय P ऑफ यस, मल्टीप्लाई बाय P ऑफ यस, ये मेरा P ऑफ A हो गया, और ये मेरा P ऑफ B हो गया। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे जो ये इक्वेशन है, इसी इक्वेशन में मैंने सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। आप इसको देख लीजिएगा,
फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा सनी है वो x1 है और जो मेरा हॉट है वो x2 है, तो पी और मेरे को यस निकालना है, तो पी सनी ऑफ यस एंड पी हॉट ऑफ यस दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पी ऑफ ए से और डिवाइड कर दूंगा पी ऑफ टुडे से। तो सारी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, सारी वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.031। उसी तरीके से सेम केस मेरे को नो के लिए निकालना है, और इसके बाद नो का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.085। अब 0.085 जो आ गया है, अब मेरे को क्या करना है कि इसका नॉर्मलाइजेशन करना है। तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए क्या होगा कि जो मेरे को यस का जब मैं नॉर्मलाइजेशन करूँगा तो ये हो जाएगा 0.031 डिवाइडेड बाय 0.031 प्लस 0.08571, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ यस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ यस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। तो जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.27। 0.27 जो होगी वो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ यस की होगी, और जब मैं उसको 1 से माइनस कर दूंगा तो 0.73 आ जाएगा। मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस को मैं माइनस करूँगा तो 1 माइनस 0.27 जब मैं करूँगा तो आंसर आ जाएगा 0.73। तो मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि प्लेयर्स कांट गो टू प्ले बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज़ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यस। और वैसे भी हम देख सकते हैं कि सनी और हॉट अगर मेरे जो वेरिएबल्स हैं, जो मेरा इवेंट अकर हो चुका है सनी और हाइपोथेसिस मैंने एज्यूम करी है सनी और हॉट के लिए, तो सनी और हॉट के केस में मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं अगर ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से बात करूं तो ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से सनी और हॉट में मैं नहीं जा सकता, और मशीन लर्निंग मॉडल भी मेरा यही बोल रहा है कि आपको नहीं जाना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, और आपको ये समझ में भी आ गया होगा केस स्टडी। अब आप एक काम कीजिएगा, अभी मैंने यहाँ पे सनी और हॉट लिया है, अब आप यहाँ पे लें सनी रेनी लें, आप यहाँ पे रेनी लें और माइल्ड लें। तो अब आपको दो इनपुट वेरिएबल्स लेने हैं, रेनी और माइल्ड, और रेनी और माइल्ड को करते हुए आपको कैलकुलेशन करनी है जैसे कि मैंने अभी आपको इसमें दिखाई है, और फिर वही आप हैंड रिटन में पेज पे मेरे को उसका जो आंसर होगा कि उस कंडीशन में हमें खेलने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो आप मुझे निकाल के उसका आंसर कैलकुलेट करके मुझे अपलोड करेंगे। फाइन, एंड दिस विल बी योर एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना है, आपका जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि येलो स्वीट और लॉन्ग, ठीक है। बाय यूजिंग नेव बायस क्लासीफायर फाइंड आउट द फ्रूट फ्रॉम द गिवन डेटा सेट विच इज़ येलो स्वीट एंड लॉन्ग, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि यहाँ पे मैंने फ्रूट्स लिए हुए हैं ऑरेंज, बनाना एंड अदर्स, और ये मेरे जो तीन येलो स्वीट और लॉन्ग है ये मेरे x1, दिस इज़ माई x1, दिस इज़ माई x2 एंड दिस इज़ माई x3। तो मेरे यहाँ पे तीन वेरिएबल्स लिए हुए हैं। इन तीन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए आपको प्रोबेबिलिटी में निकालना है कि जब मैं यहाँ पे स्वीट, येलो और लॉन्ग लूँगा तो मेरा क्या प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कौन सा फ्रूट है ये। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। सो बाय यूजिंग नेव बायस क्लासीफायर फाइंड आउट द फ्रूट फ्रॉम द गिवन डेटा सेट विच इज़ येलो स्वीट एंड लॉन्ग। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपको ऑरेंज की अलग से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बनाना की अलग से निकालनी है, अदर की अलग से निकालनी है, फिर नॉर्मलाइजेशन करना है, और नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉइंट्स जाएंगे, मतलब विच इज़ व्हाट्स एवर विच टेंड्स टू क्लोज टू द वन वैल्यू, वही फ्रूट मेरा इसके अंदर होने वाला है। तो आपके अंदर यहाँ पे y1 है, ये y2 है और ये y3 है। तो इसमें तीनों के लिए आपको अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और तीनों को निकालने के बाद फिर आपको नॉर्मलाइजेशन करना है, और उसके बाद देखना है कि ये फ्रूट कौन सा होना चाहिए। वैसे फ्रॉम द ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव मैं सीधे से बता देता हूँ आपको, ये जो येलो होगा, जो स्वीट होगा, जो लॉन्ग होगा, फ्रॉम द कॉमन सेंस आप भी पहचान सकते हैं कि वो कौन सा फ्रूट होने वाला है। वो फ्रूट होने वाला है बनाना, ठीक है। तो अब मैंने आपको आंसर पहले ही बता दिया कि बनाना होने वाला है, लेकिन आपको ये थ्रू मैथमेटिक्स एंड थ्रू कंडीशनल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थ्रू बेस थ्योरम आपको ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन सेट ऑफ डेटा सेट है मेरे पास, इसके अंदर जो फ्रूट, जो मैंने यहाँ पे एजम्पशन लिया है, जो मेरी हाइपोथेसिस है, जिसमें मैं येलो ले रहा हूँ, स्वीट ले रहा हूँ और लॉन्ग ले रहा हूँ, वो टेंड्स टू बनाना ही होना चाहिए। सो दैट यू हैव टू गिव मी हैंड रिटन, ठीक है। आपको एक पेज पे हैंड रिटन लिख के सारी चीज़ें कैलकुलेट करके यू हैव टू अप्लाई बेस थ्योरम, और आपको मैथमेटिकली ये प्रूव करना है कि जो ये फ्रूट है वो बनाना है। फाइन, सो आई होप के
now you are able to understand the mathematical explanation of the naive Bayes classifier algorithm. अब आप देखें नेट पे आपको कोई सा अगर डेटा सेट मिलता है तो आप उसको कैलकुलेट करने के भी देखें। और मैं आपको बता दूं फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो नैव बायस एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको थ्रू मैथमेटिक्स भी सॉल्व किया गया है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। हो सकता है क्योंकि देखिए ये सब्जेक्ट बहुत सबसे फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ है RTU सिलेबस के अंदर और इसका पहला पेपर आप लोग देंगे, ठीक है। तो अब किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं नोबडी कैन से अबाउट इट, नोबडी कैन प्रेडिक्ट अबाउट इट, लेकिन मेरा इंट्यूशन ये कह रहा है कि हाँ हो सकता है कि आपको नेव बायस के ऊपर कोई एक्सरसाइज या कोई इस तरह की रिटर्न प्रॉब्लम आ जाए। सो वी हैव टू बी रेडी फॉर दैट। जहाँ तक लॉजिस्टिक और रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन की बात थी तो वो उसके अंदर हम लोग कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, जिसमें सिग्मॉइड फंक्शन और लाइन इक्वेशन यूज़ होती है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि प्रोबेबिलिटी थ्योरम होती है, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरम आपको आनी चाहिए। इसके बाद भी हम जब आगे डिसीजन ट्री और रेन फॉरेस्ट एल्गोरिथम पढ़ेंगे उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट होता है, तो वो भी हमें करना आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी अब नेक्स्ट रिग्रेशन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जो भी वो भी क्लासिफिकेशन पे ही बेस्ड होगी, विच इज़ नथिंग बट द SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मशीन लर्निंग, वो भी बहुत इफेक्टिव एल्गोरिथम है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सो आई होप के नाउ यू हैव got an idea and you are able to understand the naive Bayes, the concept of naive Bayes algorithm। आप इसको समझ लें और नेट पे पढ़ लें और इसका इम्प्लीमेंटेशन हम पढ़ेंगे। इन सारी एल्गोरिथम्स का इम्प्लीमेंटेशन जब हम मशीन लर्निंग की लैब करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा और वही हमारा लैब का पार्ट होने वाला है। लेकिन जब तक हम पांडाज और डेटा साइंस में मैं नहीं पहुंच जाता पाइथन में, मैं आपको ये चालू नहीं करूंगा। आप टेंशन ना लें, मैं विद इन 1 मंथ आप लोगों की मशीन लर्निंग लैब करा दूंगा, कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पाइथन प्रोवाइड्स लाइब्रेरी, ठीक है, sklearn, और आप लोगों ने अगर पाइथन पढ़ी है तो दैट इज़ वेल एंड गुड। आप मुझे ये भी बताएं कि कितने लोगों को पाइथन समझ में आ रही है और कितने लोग पाइथन पढ़े हुए हैं पहले से, मतलब डेटा साइंस या मतलब रिलेटेड टू पांडास और नमपाई किसी ने पढ़ा है अगर, तो वो मुझे बताएं प्लीज़ कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ने पांडा, नमपाइस, मैटप्लॉटलिब, sklearn वगैरह ये सारी एल्गोरिथम, ये सारी लाइब्रेरीज पढ़ी हैं अगर पाइथन में। तो सो प्लीज़ टेल मी इन द गूगल क्लासरूम पार्ट, ठीक है। आप कमेंट करके दें मुझे कितने लोगों को आती है, सो दैट वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सारी की सारी लाइब्रेरीज जो हैं पाइथन के अंदर अवेलेबल हैं, वी हैव टू डायरेक्टली यूज़ दोज लाइब्रेरीज और हमें अपना वर्क डन करना है। लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस भी होता है, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस बनती हैं। मैंने आपको बताया था परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के कितना अच्छा मॉडल मेरा बना है, कितनी एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो टिल नाउ थैंक यू एंड कीप लर्निंग।